आइए इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम ना एक ऐसी स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं जो हर इंसान की जिंदगी को लगातार प्रभावित करती है। हाँ, चाहे इसका एहसास लोगों को रोजमर्रा में हो या ना हो। बिल्कुल। मतलब ये चर्चा इस बारे में है कि लोग जोखिम यानी रिस्क को किस तरह देखते हैं और कैसे जानकारी को पेश करने का तरीका, जिसे हम फ्रेमिंग कहते हैं, वो हमारे फैसलों को मैनिपुलेट करता है। सही कहा। और इस विश्लेषण के लिए जो सोर्सेज मौजूद हैं उनमें मेडिकल रिसर्च की एक बहुत ही चर्चित जमा रिपोर्ट शामिल है। इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रेडिंग के कुछ अहम लेख और बच्चों में रिस्क लिटरेसी पर एक विस्तृत एजुकेशनल स्टडी भी है। हाँ, और इन सभी सोर्सेज को एक साथ देखने पर ना एक बड़ा चौंका देने वाला पैटर्न सामने आता है। हर दिन, चाहे लोग मार्केट में पैसा लगा रहे हों या अस्पताल में कोई फैसला ले रहे हों, इंसानी दिमाग अनिश्चितता के आगे धोखा खाई जाता है। इस धोखे के पीछे एक बहुत ही ठोस मनोवैज्ञानिक कारण है। देखिए, इस चर्चा की जरूरत इसलिए पैदा होती है क्योंकि चाहे हम फाइनेंशियल मार्केट्स में होने वाले बड़े नुकसान की बात करें या मेडिकल फील्ड में बढ़ती हुई इनएफिशिएंसी की, इन सब का एक ही मूल कारण है, रिस्क इलिटरेसी। एग्जैक्टली। यानी जोखिम को सही ढंग से ना समझ पाना। जब तक जानकारी को समझने का सही तरीका नहीं पता होगा, लोग उन आंकड़ों का गलत मतलब निकालते रहेंगे जो उनके सामने पेश किए जाते हैं। और सुनने वालों के लिए इस विषय को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उनकी आर्थिक बचत, हेल्थ और रोजमर्रा के जरूरी फैसलों से सीधा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इल्यूजन ऑफ रैशनैलिटी पर बात करते हैं। लोग अक्सर ये मानते हैं कि वो हमेशा सोच समझकर और तर्क के आधार पर फैसले लेते हैं, जो कि ज्यादातर सच नहीं होता। हाँ, फ्रेमिंग इफेक्ट की मैकेनिक्स दिखते हैं। इसे ना एक मेडिकल उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी मरीज को एक सर्जरी करवानी है। अगर डॉक्टर कहे कि इस सर्जरी में 80% बचने के चांस है, तो ज्यादातर मरीज सर्जरी के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। वहीं अगर डॉक्टर जानकारी को थोड़ा सा बदल दे और कहे कि इस सर्जरी में 20% मौत का जोखिम है, तो लोग डर जाते हैं। हाँ, लोग सर्जरी करवाने से हिचकिचाने लगते हैं, जबकि इन दोनों स्थितियों में स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल एक ही हैं। सिर्फ जानकारी को पेश करने का ढांचा यानी फ्रेम बदला गया है और फैसला पूरी तरह से उलट जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इंसानी दिमाग फायदे और नुकसान को एक समान तरीके से प्रोसेस नहीं करता। मनोविज्ञान में इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। यानी दिमाग किसी चीज को खोने के डर पर ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। हाँ, बजाय किसी चीज को पाने की खुशी के। और जब इस कमजोरी को फाइनेंशियल मार्केट्स में इस्तेमाल किया जाता है तो इसका असर और भी बड़े पैमाने पर दिखता है। शेयर बाजार और मार्केटिंग में फ्रेमिंग इफेक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है। पॉजिटिव फ्रेमिंग और नेगेटिव फ्रेमिंग लोगों के निवेश के फैसलों को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। हमारे सोर्सेज में 2020 और 21 के स्पैक्स बबल का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। हाँ, स्पैक्स यानी स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। एक आम निवेशक के लिए इसका मतलब समझना जरूरी है। ये ना एक तरह की ब्लैंक चेक कंपनी होती हैं। इनका अपना कोई बिजनेस या प्रोडक्ट नहीं होता। इनका मकसद सिर्फ आईपीओ के जरिए बाजार से पैसा उठाना होता है ताकि बाद में किसी और कंपनी को खरीदा जा सके। और ऐसी कंपनी में जिसका कोई काम ही नहीं है, पैसा लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। पर उस वक्त मीडिया और प्रमोटर्स ने इसे एक बेहद पॉजिटिव फ्रेम में पेश किया। बिल्कुल, इसे बड़े सेलिब्रिटीज के साथ जुड़ने का मौका और जल्दी अमीर बनने का नया तरीका बताया गया। और वही पॉजिटिव फ्रेमिंग लोगों की सोच पर हावी हो गई। जब मार्केट में स्पैक्स का बूम आया तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने उस पॉजिटिव हाइप के चलते बिजनेस के मूल रिस्क को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लग रहा था कि वो किसी ऐसी चीज का हिस्सा बन रहे हैं जो उन्हें रातों रात मुनाफा देगी। लेकिन जब वो बबल फूटा और उन कंपनियों को कोई ढंग का बिजनेस नहीं मिला तो भारी नुकसान हुआ। अचानक से मीडिया के हेडलाइंस नेगेटिव फ्रेमिंग पर आ गईं। तब लोगों के डूबते हुए पैसों की कहानियां पेश की गईं। ये साफ दर्शाता है कि फ्रेमिंग कैसे काम करती है। शुरुआत में लालच जगाने के लिए गेन फ्रेमिंग और बाद में पैनिक फैलाने के लिए लॉस फ्रेमिंग। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी तो इसी तरह काम करती हैं ना। गेन फ्रेमिंग फायदा दिखाती है और लॉस फ्रेमिंग में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का इस्तेमाल होता है, जहां लोगों को लगता है कि दूसरे आगे निकल जाएंगे और वो पीछे छूट जाएंगे। फियर फ्रेमिंग सीधे डर का माहौल बनाती है। और इन सब के साथ जब एक और बायस यानी ओवर कॉन्फिडेंस बायस जुड़ जाता है तो स्थिति और भी जटिल हो जाती है। लोग अक्सर ये मान बैठते हैं कि उनका मार्केट पर पूरा कंट्रोल है और वो मानते हैं कि इन सभी फ्रेमिंग इफेक्ट से बचे हुए हैं,
इस पर सोर्सेज में बार-बार और ओडियन की 2000 की एक प्रसिद्ध स्टडी का हवाला दिया गया है। उस स्टडी ने उन निवेशकों के डेटा को देखा जो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बहुत ज्यादा एक्टिव ट्रेडिंग करते थे। और नतीजे ये थे कि ऐसे एक्टिव ट्रेडर्स का रिटर्न मार्केट के एवरेज रिटर्न से काफी कम था। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो लगातार खरीद फरोख्त करते थे, जिससे उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती थी। हाँ, और गलत टाइमिंग पर फैसले होते थे। ऐसी स्थिति में फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी एफडीज जैसी स्थिर आर्थिक योजनाएं एक जरूरी काउंटर बैलेंस का काम करती हैं। जब दिमाग ओवर कॉन्फिडेंस और फ्रेमिंग के शिकंजे में होता है तो एक फिक्स्ड रिटर्न वाली स्थिरता पोर्टफोलियो को बड़े नुकसान से बचाती है। बिल्कुल सही कहा। फाइनेंशियल मार्केट से आगे बढ़ते हुए अगर हम इस चर्चा को हेल्थ केयर की तरफ ले चलें तो स्थिति थोड़ी और ज्यादा गंभीर रूप ले लेती है। हाँ, पैसे का नुकसान अपनी जगह है, लेकिन जब जोखिम से डरने का ये रवैया अस्पतालों में पहुंचता है तो इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ता है। सोर्सेज में 2005 की जमा यानी जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की एक बहुत ही गहन स्टडी दी गई है। ये स्टडी पेंसिल्वेनिया के हाई रिस्क स्पेशलिस्ट पर की गई थी, जैसे सर्जन्स और इमरजेंसी डॉक्टर्स जो रोजाना जिंदगी और मौत के फैसले लेते हैं। इस स्टडी का सबसे अहम हिस्सा ये है कि ये चिकित्सा के क्षेत्र में डर के असर को नंबर के जरिए दिखाती है। डॉक्टर्स को आमतौर पर तर्कशील माना जाता है, लेकिन इस रिसर्च ने बताया कि लायबिलिटी और मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस के डर से डॉक्टर्स की क्लिनिकल प्रैक्टिस पूरी तरह से बदल गई है। इस डर से कि कहीं उन पर इलाज में कमी का कोई मुकदमा ना हो जाए। इसे मेडिकल टर्म में डिफेंसिव मेडिसिन कहा जाता है। सही बात है। डॉक्टर्स अब सिर्फ मरीज की बीमारी नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपना लीगल रिस्क भी कैलकुलेट कर रहे हैं। और इस स्टडी के आंकड़े ना इस बदलाव की गहराई को साफ करते हैं। लगभग 93% डॉक्टर्स ने माना कि वो डिफेंसिव मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। 93% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके दो मुख्य रूप बताए गए हैं। पहला है एश्योरेंस बिहेवियर, जहां 92% डॉक्टर्स लीगल डर से एक्स्ट्रा टेस्ट्स और रेफरल्स करते हैं। उनका मकसद सिर्फ मरीज का इलाज करना नहीं होता, बल्कि अपने बचाव के लिए एक पेपर ट्रेल तैयार करना होता है। और इसमें से 43% डॉक्टर्स ने तो यहां तक स्वीकार किया कि उन्होंने हाल ही में अनावश्यक इमेजिंग करवाई थी, जैसे सीटी स्कैन या एमआरआई, जिसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा नहीं था। ये सिर्फ खुद को लीगल रिस्क से बचाने की कोशिश थी। अब देखिए, ये अश्योरेंस बिहेवियर पहली नजर में शायद उतना खतरनाक ना लगे, क्योंकि लोग सोच सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा टेस्ट करवाने में क्या बुराई है। लेकिन इसका दूसरा पहलू, जिसे अवॉइडेंस बिहेवियर कहते हैं, वो वास्तव में चिंता का विषय है। स्टडी में सामने आया कि 42% डॉक्टर्स ने पिछले 3 सालों में अपने प्रैक्टिस का दायरा छोटा कर दिया था। डर की वजह से उन्होंने ऐसे प्रोसीजर्स करने बंद कर दिए जिनमें कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज्यादा होता है। जैसे कुछ सर्जन्स ने ट्रॉमा सर्जरी छोड़ दी या ऐसे मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया जिन्हें कॉम्प्लेक्स बीमारियां थीं, क्योंकि ऐसे मरीजों को हाई लिटिगेशन रिस्क माना गया। अगर एक डॉक्टर डर की वजह से किसी कॉम्प्लेक्स मरीज का इलाज करने से पीछे हट रहा है, तो इसका पूरा बोझ आम जनता के हेल्थ केयर सिस्टम पर पड़ता है। इस डर पर आधारित फैसलों का असर दो तरफ से होता है। एक तरफ अनावश्यक टेस्ट की वजह से हेल्थ केयर की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वक्त और पैसा बर्बाद होता है। और दूसरी तरफ जब डॉक्टर्स कॉम्प्लेक्स केसेस लेने से डरते हैं तो हेल्थ केयर की क्वालिटी गिर जाती है और उन जरूरतमंद मरीजों की एक्सेस खतरे में पड़ जाती है जिन्हें सच में माहिर इलाज की जरूरत होती है। यहाँ पर भी मूल समस्या रिस्क को पेश करने के तरीके और डर की है। एक मुकदमे की छोटी सी प्रोबेबिलिटी डॉक्टर्स पर इतना हावी हो जाती है कि वो अपने मेडिकल ट्रेनिंग को पीछे छोड़ देते हैं, डिफेंसिव मूड में आ जाते हैं। ये दर्शाता है कि जब किसी स्थिति को लीगल डर के फ्रेम में रखा जाता है तो सबसे पढ़े लिखे प्रोफेशनल भी अपने फैसले बदल लेते हैं। लेकिन ये डर सिर्फ तब महंगा नहीं पड़ता जब प्रोफेशनल्स इसका शिकार होते हैं। जब किसी पूरी आबादी के सामने आंकड़ों को गलत तरीके से फ्रेम किया जाता है तो उसकी कीमत और भी भारी होती है। बिल्कुल भारी होती है। हमारे सोर्सेज में 1995 में यूके में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को लेकर हुए डर के माहौल का एक बड़ा ही विस्तृत ऐतिहासिक उदाहरण दिया गया है। ये घटना दर्शाती है कि पब्लिक हेल्थ वार्निंग्स में स्टैटिस्टिक्स को गलत तरीके से पेश करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। ये रिलेटिव रिस्क और एब्सोल्यूट रिस्क के बीच के अंतर को समझने के लिए एक क्लासिक केस स्टडी है। हुआ ये था कि यूके की कमिटी ऑन सेफ्टी ऑफ मेडिसिन्स ने एक प्रेस वार्निंग जारी की। उन्होंने घोषणा की कि नई तीसरी पीढ़ी की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने से ब्लड क्लॉट्स यानी खून के थक्के जमने का जोखिम 100% बढ़ गया है। 100% बढ़ोतरी एक ऐसा शब्द है जो किसी के भी अंदर डर पैदा करने के लिए काफी है।
मीडिया ने स्टेटमेंट को और भी बड़े पैमाने पर हाईलाइट किया। इस खबर का नतीजा एक मैसिव पब्लिक पैनिक के रूप में सामने आया। हजारों महिलाओं ने अचानक घबराकर वो पिल्स खाना छोड़ दिया। उन्होंने अपने डॉक्टर से सलाह तक नहीं ली, क्योंकि 100% रिस्क का डर दिमाग पर हावी हो चुका था। लेकिन इस पैनिक के कारण एक दूसरी ही समस्या खड़ी हो गई। पिल्स छोड़ने की वजह से हजारों अनवांटेड प्रेगनेंसीज हुई और उसके बाद भारी संख्या में अबॉर्शंस हुए। पूरा पब्लिक हेल्थ सिस्टम इस अचानक आए बोझ से हिल गया। लेकिन इस तबाही के पीछे का सच क्या था? असली आंकड़े क्या कह रहे थे? असली आंकड़ों का विश्लेषण करने पर तस्वीर बिल्कुल अलग आती है। पुरानी यानी दूसरी पीढ़ी की पिल्स लेने वाली महिलाओं में ब्लड क्लॉट्स जमने का जोखिम 7,000 में से 1 महिला को था। और नई तीसरी पीढ़ी की पिल से ये जोखिम बढ़कर 7,000 में से 2 महिलाओं को हो गया था। अगर हम एब्सोल्यूट रिस्क यानी वास्तविक जोखिम की बात करें तो ये सिर्फ 1 से बढ़कर 2 हुआ था। 7,000 महिलाओं में एक एक्स्ट्रा केस। लेकिन कमेटी ने इस जानकारी को 100% रिलेटिव इंक्रीज के रूप में फ्रेम किया, क्योंकि मैथमेटिकली 1 का दुगना 2 होता है, तो उन्होंने इसे 100% बढ़ोतरी कह दिया। ये एक तरह से सच बोलकर झूठ बोलने जैसा था। एब्सोल्यूट रिस्क के हिसाब से 7,000 में 1 की बढ़ोतरी हुई थी, जिसका आम जिंदगी में शायद किसी को असर भी नहीं दिखता। लेकिन 100% के रिलेटिव फ्रेमिंग ने लोगों के दिमाग को इस तरह मैनिपुलेट किया कि उन्हें लगा जैसे बहुत बड़ा खतरा है। इस घटना से ये समझ आता है कि पब्लिक अथॉरिटीज भी अक्सर रिस्क इलिटरेसी का शिकार हो जाती हैं, या फिर वो जानकारी को ऐसे फ्रेम करती हैं जिससे लोग ज्यादा ध्यान दें, भले ही उसका नतीजा नेगेटिव क्यों ना हो। यहीं पर एक बेहद अहम कॉन्सेप्ट सामने आता है, रिस्क सेवी होना। गैड गिगरेंसाई नाम के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने इस पर काफी काम किया है। उनका मानना है कि एक आम जनता और प्रोफेशनल्स दोनों को ही आंकड़ों और उनके पीछे छिपे वास्तविक जोखिम को पढ़ना आना चाहिए। अगर उस साल कमेटी ने रिलेटिव रिस्क की जगह एब्सोल्यूट रिस्क बताया होता कि रिस्क 7,000 में 1 से बढ़कर 2 हो गया है, तो किसी को डर नहीं लगता और लोग पैनिक में आकर गलत फैसले नहीं लेते। यही कारण है कि आज के वक्त में एब्सोल्यूट रिस्क को समझना और रिलेटिव रिस्क की चालाकी को पहचानना सबसे जरूरी क्षमता है। बिल्कुल। तो अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक अहम सवाल उठता है कि क्या इस रिस्क इलिटरेसी का कोई ठोस इलाज है? अगर इंसानी दिमाग फ्रेमिंग इफेक्ट का इतनी आसानी से शिकार हो जाता है, तो क्या लोग कभी सही तरीके से प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को समझ पाएंगे? इसका जवाब 2014 में जर्मनी के क्रिस्टोफ टिल की एक विस्तृत एजुकेशनल स्टडी में मिलता है। इस स्टडी की डिटेल्स इस बात पर रोशनी डालती हैं कि जोखिम को समझने की नींव बचपन से ही रखी जा सकती है। क्रिस्टोफ टिल की ये स्टडी इसलिए अहम है क्योंकि ये 4th ग्रेड के बच्चों पर की गई थी, जिनकी उम्र लगभग 8 से 10 साल के बीच थी। आमतौर पर एजुकेशन सिस्टम ये मानता है कि परसेंटेजेस और स्टैटिस्टिक्स जैसी चीजें छोटे बच्चों के समझ के बाहर होती हैं। लेकिन इस स्टडी का मूल उद्देश्य ये साबित करना था कि समस्या बच्चों के दिमाग में नहीं, बल्कि उस तरीके में है जिससे हम उन्हें आंकड़े सिखाते हैं। हाँ, अगर पढ़ाने और दिखाने का फ्रेम बदल दिया जाए तो बच्चे भी कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। इस इंटरवेंशन स्टडी के पढ़ाने का तरीका वाकई ध्यान देने लायक था। उन्होंने बच्चों को डेसिमल्स और परसेंटेजेस की कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में नहीं उलझाया। उन्होंने एक अलग फ्रेम का इस्तेमाल किया, जिसे नेचुरल फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। उदाहरण के लिए 10% कहने के बजाय उन्होंने 10 में से 1 जैसी भाषा का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही विजुअल आइकॉन अरेज का इस्तेमाल हुआ, जहां डॉट्स या आइकॉन्स की मदद से आंकड़ों को दिखाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टडी में बच्चों को प्रोपोर्शनल रीजनिंग, एक्सपेक्टेड वैल्यूज और सबसे मुश्किल माने जाने वाला कॉन्सेप्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिखाया गया, जिसे बेजियन रीजनिंग भी कहते हैं। हाँ, और इसके लिए किसी ब्लैक बोर्ड और फॉर्मूला का नहीं, बल्कि कलर्ड टिंकर क्यूब्स और अर्न्स यानी मटकों का इस्तेमाल किया गया। बच्चे खेल खेल में इन मटकों में से रंग बिरंगे ब्लॉक्स निकालकर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। वो फिजिकल तौर पर देख रहे थे कि अगर मटके में 10 में से 8 ब्लॉक्स लाल हैं, तो लाल आने का चांस ज्यादा क्यों है। ये विजुअल और फिजिकल रिप्रेजेंटेशन उनके दिमाग के लिए बहुत आसान था। इस तरीके से सिखाने के नतीजे काफी प्रभावशाली थे। हाँ, स्टडी के डेटा पर ध्यान दें तो इंटरवेंशन से पहले यानी प्री टेस्ट में सभी बच्चों